अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं और ऐसे फ़ैसले कि अगर कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करता तो अब तक शायद रियासत का गद्दार करार दिया जा चुका होता। मगर सदर ट्रंप ने अपना सिर्फ ये कि कैपिटल हिल जो रियासत के अलामात हैं उन पे हमला आवर लोगों को सदारती माफ़ी दे दी है, बल्कि जो जाने वाले सदर बाइडन थे उन्होंने तो अपने घर वालों को भी सदारती माफ़ीनामे से नवाज दिया। मगर वहाँ पे कोई ऐसा सवाल नहीं उठा कि आइन से गद्दारी हो गई या रियासत से दुश्मनी हो गई या वहाँ की अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे सदर का मतलब सदर होता है और शायद पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का मतलब जो है सिर्फ शायद वज़ीर भी नहीं होता। बहरहाल हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। सदर ट्रंप का हवाला तो महज एक बहस को छेड़ने का एक बहाना था। पाकिस्तान की सियासत और अमरीकी सियासत भी आजकल आपस में जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पे 20 जनवरी की तारीख पाकिस्तान की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहम समझी जा रही थी और शायद हुकूमत समझती है कि उनके लिए भी ये अहम हो सकती है। आज पाकिस्तान की सियासत में एक मस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ से जो कमीशन बनाने का मुतालबा था और उसकी 7 दिन की डेडलाइन थी, उस हवाले से जवाब देने के लिए 7 दिन के अंदर डेडलाइन को उन्होंने कबूल किया है और सेनेटर इरफान सदीकी ने ये कहा है कि हम 7 दिन के अंदर जो 2 कमीशन बनने हैं 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, उनके हवाले से अपना तफसीली मौक़िफ़ दे देंगे। वो मौक़िफ़ क्या होगा ये तो अब 7 दिन के बाद ही पता चलेगा। मगर आज के दिन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनाब राना एहसान अफसल साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हसनात मलिक सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा महर बानो कुरैशी ने। तो महर बानो कुरैशी, मुबारक हो, सदर ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, तो आप सदर ट्रंप को कोई पैगाम देना चाहेंगी? आप मुझे क्यों मुबारक दे रहे हैं? अमरीकी कौम को मुबारक हो, उन्होंने पहले आई थिंक 25 साल बाद एक इतने भारी मैंडेट के साथ किसी सदर को इलेक्ट किया है। ना सिर्फ पॉपुलर वोट पर स्विंग स्टेट्स का भी उनको उधर भी भरपूर मेजॉरिटी मिली। देखिए, हमारा सदर ट्रंप के लिए तो कोई पैगाम नहीं है, मगर बस इतना एक उम्मीद है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी कोताहियां थी उनसे वो अलहदगी इख्तियार करेंगे। और जो मेरे ख्याल में उनकी जो कल स्पीच थी उस पर अंदिया भी यही दिया गया कि वी कैन एक्सपेक्ट सम रेडिकल शिफ्ट्स इवन इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। मेरे ख्याल में पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में इस खित्ते में बहुत गलतियां की और मेरे ख्याल में सदर ट्रंप जो हैं वो उससे एक फ़र्क मोड़ लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो जमहूरियत के लिए ना सिर्फ उन ममालिक में कि जहाँ पर उनका सियासी इंटरेस्ट है, मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मेहरबानो, आपकी अमेरिका के सदर से तो बहुत तवक्कुआत हैं, तो जो पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनसे आपने कभी ऐसे कोई मुतालबे नहीं किए? जी, क्योंकि देखिए वाज़े है सिंध में उनकी माशाल्लाह 15 साल से ज़्यादा हुकूमत है। यहाँ पर तो आज तक बुनियादी इंसानी हकूक़ लोगों के प्रोटेक्ट नहीं किए गए और हमने देखा कि पिछले साल 1.5-2 सालों में जिस तरह यहाँ पे भी एहतजाज करने वालों के साथ बर्ताव किया गया, तो तवक्कुआत जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के ही रखनी चाहिए। राना एहसान अफजल साहब, आपको भी मुबारक देनी चाहिए सदर ट्रंप के, या आपको नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका, तो आप खैर मुबारक कहें ना। खैर मुबारक। और देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के जो तल्लुकात हैं, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि वो अरूज हासिल करें डोनाल्ड ट्रंप की रजीम के अंदर, और बड़ा पुराना हमारा लिंकेजेस रहे अमेरिका के साथ, हम एक दूसरे को मुख्तलिफ पहलुओं पर सपोर्ट करते रहें। तो बहुत कुछ है, हमारी ट्रेड बहुत एक मैसिव जो ट्रेड का हिस्सा है, एक्सपोर्ट का हिस्सा है, वो अमेरिका के साथ रिलेटेड है। तो हर पहलू के ऊपर काम किया जाएगा और भरपूर आपस में ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा राना साहब, देखें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो कैपिटल हिल पे हमला आवर शहरी थे अमेरिकी,
उन सबको सदारती माफ़ी दे दी है। तो यहाँ पे जो 9 मई का हमला हुआ था, क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको भी माफ़ कर दिया जाए? मेरे ख्याल से है, जो सदर पाकिस्तान है वो ये आइनी तौर पे हक रखते हैं कि अगर उनके पास कोई मर्सी की अपील आए तो वो उसको देखा जा सके। आर्मी चीफ भी करते हैं गालबन, तो अब वो जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से तो अभी की भी, बल्कि ये जो 9 मई के कुछ जो मुजरिम थे 2-3 माह की जो रह गई थी वो तो माफ कर दी, वो उस तरह की माफी नहीं थी, जेल काट के माफी जो उन्होंने माफी की अपील की उसको तस्लीम कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से अगर खान साहब भी ये जो अभी जो 190 मिलियन पाउंड में जो करप्ट प्रैक्टिसेस के वो मुर्तकिब पाए गए हैं और इसमें गिल्टी पाए गए हैं, अगर वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को माफी की अपील भेजेंगे तो शायद कंसिडर हो जाए। बड़े इम्कानात हैं इस चीज़ के, तो सोचा जा सकता है इसके बारे में। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से भी हुकूमत या वज़ीर आज़म सदर को ऐसी एडवाइस करेंगे कि इनको भी माफ़ कर दिया जाए, या उसकी माफ़ी सिर्फ आर्मी चीफ ही दे सकते हैं? देखें, वो माफ़ी की अपील लिख के जब देंगे तो सदर आइनी तौर पर बरहक है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ये तो सज़ाओं के बाद होता है गालबन। तो इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, या उससे पहले अगर माफ़ी तस्लीम जुर्म कर लें और माफ़ी मांगे तो मुमकिन तौर पर बिल्कुल हो सकता है कि उनको माफ़ी मिल जाए। वैसे भी माफ़ी बनती तो है ना, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस की जो असल जीनिसिस है, जो जड़ है, वो तो बैरिया टाउन कराची की वो ज़मीन है ना जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, और वो ज़मीन देने वाली तो सदर जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा अच्छा केस बनता है, ये सारा माफ़ करने का अलकादर ट्रस्ट केस में जो सजाएं। ये आप ज़रा ज़्यादा ही पीछे चले गए। अच्छा, देखिए बात ये है कि वो भी अदालत का फैसला था, और यहाँ जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने ये इस पैसे को पकड़ा और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया। अगर ये इनको लगता है इनकरेक्ट है तो नेशनल क्राइम एजेंसी की जो प्रेस रिलीज थी उनकी वेबसाइट पे, उसकी आखिरी जो लाइन है अगर वो पढ़ लें, अभी पहले मैं मुकम्मल कर लूं, उसमें लिखा है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस दिया जा रहा है। लेकिन अब ये अजीब मंतक पे आ गए कि नहीं, वो उदा ही पैसा सी उन्हें वापस देना सी, उन्हें वापस देना। चले अब आपने ये बहस आपने छेड़ी दी है, तो हसनात मलिक साहब क्योंकि कोर्ट को कवर करते रहते हैं, हसनात मलिक साहब, हाल ही में एक बरतानिया की एक अपील कोर्ट की जजमेंट भी दरियाफ्त हुई है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जो खुफिया मुआहदा जिसको मौजूदा और इमरान खान की हुकूमत खुफिया रख रही थी, उसके मुताबिक NCA ने वो पैसा दिया ही इस शर्त पे था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट का जो 460 अरब रुपए का मलिक रियाज पे जुर्माना लगा, ये उसकी मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला जाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आया है या मलिक रियाज की जेब में गया है? देखिए, पैसा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और फिर अब जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, जो नैब लॉ में तरमीम की गई उसमें केसेस नून लीग के और पीपल्स पार्टी के काफ़ी ये बेनिफिशरी हैं, इनके केस ख़त्म हो गए। उस अमेंडमेंट को देखें तो क्या ये केस सस्टेनेबल है, ये असल सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो नैब लॉ की अमेंडमेंट के बाद फेक अकाउंट के केस जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी ख़त्म होते हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो वो केस थे लाहौर में या और फेक अकाउंट उनके भी हवाले से केस थे, वो सारे तो इमरान खान का केस भी फिर ख़त्म होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखती है। लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया था कि अमेरिका में सदर ने जो है कैपिटल हिल पे हमला करने वाले लोगों की सजाएं माफ़ कर दी, सदारती माफ़ीनामा दे दिया। तो यहाँ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम एक इंसिडेंट है। यहाँ पर भी रियासत के अलामात पे हमले हुए थे, फौजी तनसीबात पे। क्या सदर जरदारी इस पोजीशन में है कि 9 मई के मुल्ज़मान को भी माफ़ कर दें? देखिए, सदर जरदारी साहब के मेरे ख्याल नहीं है पोजीशन में, कोई और हो सकता है। जरदारी साहब इस पोजीशन, कोई और से मुराद आर्मी चीफ या कोई और देख सकते हैं कि जो फैसला साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब जो हैं वो वैसे भी वो कहेंगे 18वीं तरमीम के बाद मेरे पास क्या अख्तियार है, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म जो कहेगा मैं वो करूँगा। मेरा ख्याल है कि अब जो इनकी बातचीत शुरू हुई है और सदर ट्रंप ही आए हैं, तो क्या पता सदर ट्रंप की सुन्नत पे करके जो है वो ये कोशिश की जाए कि भाई जो है वो हम भी माफ़ करते हैं, क्योंकि अब मसला ये आ रहा है कि जो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई ट्वीट आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। तो जो इस वक्त आप देखते हैं कि जो हालात बन रहे हैं कि हालांकि हुकूमत ने हर लिहाज से कंट्रोल कर लिया PTI को, उनकी जो केसेस हैं या और भी, लेकिन फिर भी बातचीत के लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इधर से हुकूमत की तरफ से दिखाई गई। और जो मुलाकात हुई
ठीक। तो उसके बाद बाज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेट ठीक होने की तरफ जा रही हैं। जब नून लीग के भी मामला ठीक हो रहे थे, आपको याद होगा, तो इसी तरह की बात ये अडयाला जेल में खान साहब को मजीद फैसिलिटीज मिल रही जी। आज बताया जा रहा है कि अखबारात उनके बहाल हुई है, टीवी बहाल हुआ बड़े अरसे बाद, और बल्कि उन्होंने मुस्कुरा के भी यही बात की कि क्या ये ट्रंप के आने की खुशी में जो है वो ये खान साहब ने बात की। जी। अच्छा, जो उनके बताया जा रहा है कि वहाँ उनकी कोई बात हुई किसी से, तो उन्होंने ये खान साहब कोई ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे अपने ताल्लुकात ट्रंप से। देखिए, वो असल में मुझे लग रहा है कि उनको अंदाजा है कि क्योंकि एक ऑफर तो उनको ही है कि जी हाउस अरेस्ट वाली जो वो कहते हैं कि मुझे हुई है, तो उनको ये है कि बस अब ये है कि मैं जो है वो बाहर तो आना है, लेकिन मैंने आना जो है वो कोर्ट ऑर्डर के जरिए। तो वैसे आपस की बात है, जो शरीफ फैमिली के केसेस थे वो भी कोर्ट के जरिए हुए थे। ये अलग बात है कि हमारी अदालतें भी मूड देख लेती हैं, जब मामला साजगार होते हैं तो अदालतें उन केसेस में जो मुश्किल लगता है कि जी बड़ा मुश्किल, और वो इतनी आसानी से रिलीफ देती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी अदालतें क्या देखती हैं क्या नहीं देखती। एक मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, वो आजकल तो सारे ही PTI के लोग आइन और कानून के और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन असद कैसर साहब को सुनते हैं वो क्या कह रही है। वो याद है ना आपको, स्पीकर कौमी असम्बली थे जब वो अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म कर दी थी। अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही है। मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, हम साथ देंगे। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की ज़ाती शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा। जब असद कैसर साहब ने कहा कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, मजदूर को, तलबा को, तो फिर आखिर में कहा 2-3 दिन का सेमिनार होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते। वेलकम बैक सहाफ़ी शो में। महर बानो कुरैशी, ये बात जो है ये सिविल नाफरमानी, बड़े बड़े जलसे जुलूसों, रैलीज, एहतजाज और पार्लियामेंट के एहतजाज के बाद अब सेमिनारों पे आ गई है। क्या हुआ है PTI को? नहीं तो सेमिनार करने में क्या हर्ज है? मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लोगों को आगाही देने के लिए अगर आप एक सेमिनार करें तो शायद लोग ज़्यादा सुनेंगे। एहतजाज, आप जानते हैं हमारे लिए स्पेस कहाँ छोड़ी गई। इस मुल्क में एक आईनी हक है सबका कि वो एहतजाज कर सकें, मगर अब रियासत जब पुरअमन शहरियों पे गोलियां बरसाने पे आ जाए तो फिर एहतजाज मुमकिन नहीं होता। हम नहीं चाहते कि मज़ीद हमारे वर्कर्स जो हैं वो गोलियां खाएं सिर्फ अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, तो उनकी भी हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। और इसीलिए हमने मुतालबा भी किया है कि 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो, क्योंकि हुकूमत तो आज भी ये मानने को तैयार ही नहीं कि गोली चली भी थी कि नहीं। कभी कहते हैं एरियल फायरिंग हुई, कभी कहते हैं फायरिंग ही नहीं हुई, कभी कहते हैं कि कोई लाशें ही नहीं है। आप इसके खुद चश्मदीद गवाह हैं। अस्पताल तक आप गए थे, उस रात फायरिंग तो हुई थी, लोग जख्मी तो हुए थे, लोग शहीद भी हुए थे। अभी भी हमारे 40 के करीब जो हैं वर्कर्स वो मिसिंग हैं। कुछ का खोज लगा कि कुछ 5 या 6 जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं, मगर बाकी ना उनकी लाशें मिली, ना उनका कोई अता पता है। तो रियासत इतना जुल्म करने पर उतर आई है। हमें जो स्पेस मिली है हम वो इस्तेमाल करेंगे, मगर खामोश तो हम नहीं होंगे। और पिछले सेगमेंट से एक राना साहब कुछ गलत बयानी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। प्रेस स्टेटमेंट को तो वो कोट जरूर कर रहे थे, मगर मेरे ख्याल में 45 नंबर इनको खटकता है, चाहे वो फॉर्म 45 हो या पैरा 45 हो। तो अगर पैरा 45 जिसका हवाला भी जज साहब ने अपने ऑर्डर में दिया, इनकम्प्लीट दिया मगर हवाला जरूर दिया, उसका कंप्लीट जरा सुन लीजिए राना साहब। उसमें लिखा है द सेटलमेंट वाज अंडरपिन्ड बाय अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डेटेड 6 November 2019 between NC and Mr. Ali.
It identified that the monies had been the subject of the settlement would be paid towards the 460 billion Bahria town, and they were ordered to pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. तो मेरे ख्याल में प्रेस रिलीज से ज्यादा वजन जो है ना, वो एक जो इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट ऑफ अपील का जजमेंट ऑर्डर है उसको मुकम्मल तौर पे पढ़े, उसमें ज्यादा भार है और उसमें ये साफ लिखा है कि वो जो पैसे थे वो उनका फाइन पे करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खोला गया था वहां पे डायरेक्ट किए जाएंगे। आई इसका मतलब हुआ कि वो पैसे रियासत पाकिस्तान के नहीं थे, वो मलिक रियाज की ही मलकियत थी और वो उनको वापस की जा रही थी क्योंकि वो डायरेक्ट, और उन्होंने डायरेक्ट किया कि ये कहीं और ना जाए। मेहरबानो, आपने एग्जैक्टली वही बात की जो मेरे समेत बहुत से सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट भी किया। मुझे ये बताएं कि अगर ये बात थी तो आपके पीटीआई के लॉयर्स ने ये फैक्ट और ये बरतानवी अदालत का ऑर्डर जब आप पढ़ रही हैं, ये जज नासिर जावेद राना के सामने क्यों नहीं रखा अल-कादर ट्रस्ट केस की कार्रवाई में? जहां तक जी मुझे मालूमात है मतीउल्लाह जान साहब, जब नासिर जावेद राना साहब के सामने बहुत से हकाइक भी रखे जाते थे या अगर कोई ऑब्जेक्शन भी की जाती थी, वो कहते थे कि ये आप अपील में ले लीजिएगा। इससे ये भी आपको मिलता है एक अंदिया कि उनको पता था उन्होंने क्या जजमेंट देनी है और वो हर चीज पे कह देते थे कि आप अपील में इसे ले लीजिएगा। तो इतनी तो आजादाना तरीके से हमारी अदालतें चल रही हैं और वो भी एक बंद अदालत है, बंद कमरे में फैसलों में क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए। चले, आपने दुरुस्तगी कर दी राना साहब की। राना साहब ये बताएं, ये जो 7 दिन के ऊपर मान गई है हुकूमत के हम 7 दिन में कमीशन के मुतालबे के हवाले से अपना मौकिफ देंगे, तो ये 7 दिनों में क्या कोई जज मिल जाएगा आपको आपकी मर्जी का कमीशन बनाने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले एक करेक्शन कर दूं। देखें, ये एग्रीमेंट जो था ये एनसीए और ये एआरयू जो आपका था उसके दरमियान में था, ठीक है ना जी। और उस जो नहीं, लेकिन वो जो बरतानवी अदालत है वो तो कह रही है ये मलिक रियाज की फैमिली और नहीं, देखें, बरतानवी अदालत ने ये पैसे वापस नहीं भेजे, ये एनसीए ने पैसे वापस भेजे। लेकिन एक रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, नहीं, देखिए, मैं आपकी बात में मैंने बात नहीं की थी। The assets will be returned to the state of Pakistan. It is absolutely clear. इसको अब ये आप जो सुप्रीम कोर्ट स्टेट का हिस्सा है कि नहीं? नहीं, आप जो मर्जी कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट स्टेट का हिस्सा है? नहीं, आप जो मर्जी कहते रहे। जो एग्रीमेंट, सुने, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पिछली चीज का तो जवाब दे दूं। है या नहीं? बहुत ही क्लियर बात है कि ये एग्रीमेंट एनसीए के दरमियान में और ये एआरयू के दरमियान में हुआ और एनसीए आपको बता रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसे वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब आप इसको जितना मर्जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। नहीं, सुप्रीम जो देखें, अब एनसीए ने तो वो उधर भेजने ना जहां आपका जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो आपको वो अकाउंट दे दें, वो अगर मिसाल के तौर पे तो बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आपकी तरफ आते हैं, जो देखें, बात ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें उस अकाउंट में वो अकाउंट देना जिसके अंदर वो पैसे एडजस्ट होने, ये तो इट इज मेयर फेवर गिविंग। आपने इतना बड़ा फेवर दिया। आपके ख्याल में एनसीए को ये मालूम नहीं था कि ये 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ? बिल्कुल नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं, ये आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। लेकिन ये बरतानिया कोर्ट की जजमेंट में ऐसे बात कैसे लिखी जा सकती है? मैं आपको बता रहा हूं, ये बरतानी कोर्ट तो ये जो आप एग्रीमेंट पब्लिक क्यों नहीं कर देते? देखिए, ये लोग, एक सेकंड, आप वो एग्रीमेंट पब्लिक क्यों नहीं कर देते? मैं शायद हो भी जाए पब्लिक। 6 नवंबर का एग्रीमेंट आपने जज के सामने क्यों नहीं रखा? नहीं, देखिए, बात ये है, जज के सामने क्यों नहीं रखा? मैं आपको बता देता हूं ना, वो हो जाएगा, लेकिन हकीकत कब होगा? जज ने फैसला दे दिया, 14 साल कैद दे दी, 14 साल कैद अदालत में इस बेसिस पे दी कि वो पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाना था। एग्रीमेंट से पता चलना था ना। नहीं, ये आपने जज के सामने क्यों नहीं रखा? जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ उसकी प्रेस रिलीज है, उसने कहा हुआ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, जज को एग्रीमेंट दिखाया, उसने स्टेटमेंट दी हुई है, वो यही कह रहे हैं ना। या तो आप उसको सू कर दें, अगर आपको लगता है गलत है आप उसको सू कर दें। राना साहब, एक सवाल, भाईजान, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल एनसीए ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाना है? एक सवाल ले ले, क्या बल्कि आप मेरा सवाल ले ले, मिलकर सू करें। राना साहब, सवाल ले ले, सवाल ले ले, जरा तहम्मुल से, कोई इसमें वो मसला नहीं है। मेरा सादा सा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रियासत का हिस्सा है?
देखिए नहीं, वो अगर रियासत का हिस्सा बिल्कुल है, लेकिन आप उसका अकाउंट अगर जाने, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब आप लेन करते हैं, अब लायबिलिटी के हवाले से आप कह सकते हैं कि वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब एनसीए कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया है, तो वो बात वो भी गलत नहीं कह रहे। सिर्फ एतराज इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट क्यों दिया हुकूमत ने, आप ये कह रहे हैं ना, हुकूमत ने क्यों अकाउंट दिया। देखिए मुझे आपको मैं एक और आप एंगल में देता हूं, देखिए इतना मजाका खेज बात है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखिए मुझे एनसीए जो है वो मनीग्राम है, वो क्या ये जो है वेस्टर्न यूनियन है कि उसका काम है कि वो उसका मैंडेट ही ये है कि उससे इलिसिट और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ना है, और वो अगर उसका मलिक रियाज को देना था तो लंदन में दे जाता। इतनी तगोदो करके मनी लॉन्ड्रिंग करके वो यूके लेके गया, मनीग्राम बना के खुदा का खौफ करें। 3 नुकात। सबसे पहले तो जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है डेटेड 6 नवंबर 2019, इसमें साफ वाजे लिखा है कि वो अग्रीमेंट 2 फरीकैन के दरमियान है, एक एनसीए और दूसरा अली मलिक साहब, ठीक है, रियाज मलिक के बेटे। इसमें कोई तीसरा फरीक नहीं है, रियासत पाकिस्तान। तो फिर बैरिस्टर शहजाद लंदन में क्या कर रहे थे? बैरिस्टर शहजाद लंदन में क्या करते थे ब्रीफकेस लेके? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, वो आप छोड़ दीजिए ना, आप अच्छा। जो आपके सामने कागजात पड़े हैं, दस्तावेजात पड़े हैं, जो ऑर्डर है उसमें तो बहुत वाजे है कि फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन 2 फरीकैन के बीच में था, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं इस बात पे कि प्रोसिक्यूशन ने ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है जज साहब के सामने क्यों नहीं रखी। दिस इज अ ह्यूज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो यहाँ पर हुआ है। इन्होंने सारे हकायक ही नहीं रखे, और तो आपने क्यों नहीं रखा? जो आपने क्यों नहीं रखा? आपने आखिरी आपके वकीलों ने क्या रखा फिर जज के सामने? आप रखते थे कि ये बरतानिया की अदालत का ये फैसला है। करके आपको जरूर बता दूंगी, मगर तीसरा जो मेरा नुक्ता है वो इनकी जो मैलाफाइडी है वो इस बात से साफ जाहिर होती है कि बुशरा बीबी को इन्होंने इस केस में 7 साल सजा दे दी, जो कि बनती ही नहीं थी। ना वो कैबिनेट का हिस्सा थी, ना उनको कोई पेक्यूनिटरी बेनिफिट हुआ, उनको किसी तौर पे फाइनेंशियल बेनिफिट इससे नहीं हुआ। और ये अगर फिर हम नैब उस पे आते हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो कैबिनेट के फैसलों को तो वैसे ही नैब का वो नैब के जिम्मे में आती नहीं है। तो ये हर एंगल से जिस तरीके से भी इस केस को देखा जाए, ये जब अपील स्टेज पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो ये 1 या 2 समात की मात है। राना साहब इसको जिस तरह ट्विस्ट कर लें, प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सकी कि ये जो पैसे हैं ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत थे, और यही बुनियादी नुक्ता है कि जिसके ऊपर ये केस जो है ये रेत का ढेर बन जाएगा जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। चलें ये भी सही है। हसनात मलिक, आपको क्या लगता है कि अपील जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी तो किस नुक्ते पे फैसला होगा इस सज़ा का? देखिए, नुक्ते ढूंढ लिए जाते हैं जब मामलात आपके ठीक हों। मेरा ख्याल है कि हर किस्म की मुलाकातें हो जाएं, वकला अगर जो वो ग्लेरिंग केस हो उसमें भी वकला के आर्गूमेंट वो कोई ना कोई ग्राउंड ढूंढ लेते हैं। असल मामलात हैं कि क्या सेटलमेंट कहाँ पहुँची है, उसके बाद ही रिलीफ पॉसिबल होता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन ऑफ बेंच, कि ये केस किस बेंच में लगेगा। अमूमन जो 95% केसेस इमरान खान साहब के वो आमिर फारूक साहब ने ही जो वो सुने हैं। उनके लिए मसला था कि कोई एक आध जज डिवीज़न बेंच में परेशानी होती है कि दूसरा जज, तो अब तो 2 जज नए आ गए हैं और उनमें से भी एक अब डीबीपी बनी हुई है, गालिब इम्कान है कि उसी अपनी डीबी में केस लग जाए। तो देखते हैं कि जब उनके ये जब हम देखते हैं कि जब केस था अल-अज़ीज़िया का, खुद मुझे नून लीग की लीगल टीम ने कहा कि ये बड़ा टफ होगा हमारे लिए इस सज़ा को सस्पेंड कराना। और आपको याद होगा 3-4 महीने केस सज़ा सस्पेंड नहीं हुई। वो शायद लीगली कह रहे होंगे, लीगली पॉलिटिकली नहीं कह रहे थे। जब नहीं, लेकिन जो ही मियाँ साहब गए वो प्लेटलेट्स और वो जो सारा बीमारी के बाद जब वो वापस आए तो वही केस इतना आसान कि 1 दिन में जो है वो केस खत्म हो गया। तो असल बात यह है कि यहाँ जो पॉलिटिकल ट्रायल होते हैं, जिस कि उस दिन मंसूर अली शाह ने जजमेंट में भी कहा कि वो जिस बुनियादों पे होते हैं, और उसके बाद जब रिलीफ का भी यही है कि जब आपके मामला ठीक होंगे तो अदालतें रिलीफ भी देती, अदालतें रिलीफ भी देंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ सियासत चल रही है और जजेस के मुख्तलिफ बेंचेस जो हैं, एक तरफ आइनी बेंच है और दूसरी तरफ गैर आइनी तो नहीं कहना चाहिए, रेगुलर बेंच या मामूल का बेंच है। सवाल
ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस में अख्तियारात के हवाले से कोई फ़र्क है? क्या आइन में ये बताया गया है कि कुछ जजेस के अख्तियारात ज़्यादा हैं और कुछ जजेस के कम हैं? बज़ाहिर ऐसा नहीं है, और इसी हवाले से एक नई कशमकश का आगाज़ हो गया है, जिसकी पहली कुर्बानी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एक एडिशनल रजिस्ट्रार ने दी है। उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जारी एक नई किस्म की चपकलश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचों के दरमियान एक बाकायदा कानूनी जंग का माहौल बन गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच, जस्टिस अकील अब्बासी भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की रजिस्ट्रार के उस अफसर के ख़िलाफ़, रजिस्ट्रार ऑफिस के, कि जिन्होंने उनके सामने एक ज़ेर समाअत केस को बग़ैर किसी बल्कि बरखिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के वो केस वापस लेके कहीं और भेज दिया, आइनी बेंच के सामने लगा दिया। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट खुद पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस के एक अमले की गलती से ये केस आपके सामने लग गया था। मगर जस्टिस मंसूर का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा था, एक जजमेंट दे रखी थी और उसके ऊपर मज़ीद अब बहस होनी थी। तो इस दौरान कैसे कोई रजिस्ट्रार ऑफिस का एक मुलाजिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने केस को वापस ले सकता है, ये वो सवाल था। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अब ये तौहीन अदालत का केस भी कल जो है कल तक डीलिस्ट हो जाए या आज हो गया है, इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। मगर ये बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में 1998 में एक दफ़ा 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। एक के सरबराह चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे, दूसरे के सैयद उस्मान सिद्दीकी थे, और बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई जो मामूल के बेंचेस हैं, जो आइनी बेंच नहीं हैं, उनके सामने अगर कोई आम केस भी आ जाता है तो उसके अंदर कोई ये सवाल पैदा हो जाए कि ये जो जायदाद का केस है, कत्ल का केस है या सिविल केस है, अगर इसमें कोई आइनी सवाल पैदा होता है तो क्या ये केस आइनी बेंच के सामने जाना चाहिए या अपने सामने ही वो जज लगा के सुन सकते हैं? मगर इसका फैसला भी उसी मामूल के जज ने करना है, मामूल के बेंच ने करना है। तो ये वो झगड़ा है जो अब जारी है सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बज़ाहिर हसनात मलिक साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो अब बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। वो बेंच बनता है, टूटता है, एक जज को निकालते हैं, दूसरे जज को बिठा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गैर आइनी तौर पर काम से रोका जा रहा है और ये सरीहन क्या हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं? देखिए, माजी में होता रहा कि अदलिया में जो है वो क्लैश रहा और 26वीं तरमीम के बाद ये एक तसर बना कि एग्जेक्टिव ने टेक ओवर किया, डोमिनेंसी ज़्यादा, तो जजेस में इख्लाफात ख़त्म होंगे और ये सारे इकट्ठे होकर जो है वो अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए फ़ाइट करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक तरफ वो है जो 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस बन गया हो, चाहे वो आइनी बेंच का सरबराह बन गया हो, जो अगर आप देखें तो वो डिफेक्टिव चीफ जस्टिस तो वो है आइनी बेंच के सरबराह जो है। इसके अलावा वो है अब कुछ जजेस जो उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए भी ना अपना, कि वो वैसे नहीं बन सकते थे मौजूदा निज़ाम में, वो नेक्स्ट फ्यूचर के चीफ जस्टिस के लिए उनकी होप है कि हम बन जाएंगे। मतलब कुछ और जजेस भी हैं ये बेनिफिशियरी है, दूसरी तरफ वो है एक्सपेक्टेंसी भी पैदा हो रही है, एग्रीव्ड हैं वो लोग। अब मसला ये था कि जब ये 26वीं यानी तरमीम आई, असूलन ये होना चाहिए था जिस तरह 18वीं तरमीम आई थी, सबसे पहले केस ये टेकअप होना चाहिए था और इसमें या इसको इंडोर्स करते 26वीं तरमीम को कि जी ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट नहीं होती, तो फिर हर जज जो है वो अपने बना लेता माइंड के जी मैंने रहना है इदारे में नहीं। जुडिशल रिव्यू बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस है 8 जजेस का, वो जो 21वीं तरमीम में फैसला है उसमें यह है कि अगर कोई तरमीम आइनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करेगी तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर को तो सारे मानते हैं कि जी आइन का एक ढांचा है, उसको वायलेशन नहीं हो सकती। तो अब यह है कि उसको एग्जामिन करना चाहिए। अब याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वो केस भी नहीं लगा रहे, दूसरी तरफ जजेस भर्ती नहीं जा रहे। 27 जनवरी को लग गया आइनी बेंच के, अब लगाया जब मंसूर अली शाह ने एक दफ़ा, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि जब आइनी बेंच काम ना करे तो हम क्या करें, तो फौरन फिर आइनी बेंच ने भी काम शुरू कर दी। अब जब ये मामला उन्होंने लिया तो अब आइनी 26वीं तरमीम का केस भी 20 तारीख को मीटिंग होके जी कि हम लेकिन
ये मामला भी तो जैसे आपने कहा कि फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। देखिए असूलन होना चाहिए कि एक तरफ बेनिफिशियरी है, क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की, ये इसी तरह जिस तरह है कि जी आप पीसीओ जजेस खुद देखते हैं कि जी जो मार्शल लगा है वो ठीक लगा है या नहीं, और जफर अली शाह आ जाता है और इसी तरह 3 नवंबर को फैसला भी वो पीसीओ जजेस करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है असूलन जो है वो होना चाहिए कि सारे जज बैठे, चाहे वो बेनिफिशियरी है नहीं है, उन्हें देखना है। और असल मामला ये है कि ये जुडिशरी का सवाल है, इसमें सायल जुडिशरी है, आम आदमी नहीं है। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने ना बने वो इशू नहीं है। मसला ये है कि जो इस वक्त डोमिनेंस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर अपने ओहदे पे ना रहे ये तो इशू होगा। ये देखें उनके लिए है, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि क्या आप जुडिशियल रिव्यू करें, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तरफ आप कोर्ट पैकिंग करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो केस नहीं लगा रहे। आपको लगता है कि जजेस, आपने हमेशा कुछ जजेस ओएसडी बन गए, कुछ जजेस जो है वो इतने हाई उनकी पावर इंक्रीमेंट मिल गया, और वो जजेस जिनका वैसे मौजूदा अगर पुराना निजाम रहता तो उनकी कोई पोजीशन ही नहीं थी, तो अब वो बेनिफिशियरी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप पहले काजी फाइसा को कहते थे कि वो गारंटर हैं इस सिस्टम के, तो अब क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी आपको गारंटर लग रहे हैं इस सिस्टम के? बज़ाहिर ये लग रहा है कि याहिया अफरीदी साहब आईनी बेंच के गारंटर हैं और आईनी बेंच निजाम के गारंटर हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है निजाम जरा डिफरेंट है, मतलब गारंटर के गारंटर। हाँ गारंटर। अच्छा, ये थोड़े से डिमोशन नहीं होगी क्योंकि वो आईनी बेंच को कह रहे हैं कि हर मामला आईनी बेंच। आज उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि कोई आर्डर भी हो जाए तो फिर भी आईनी बेंच की कमेटी के सामने मामला है। ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस याहिया अफरीदी साहब। चलें, बाकी जजेस तो घर से फिर वर्क फ्रॉम होम कर लिया करें। जी राणा साहब, क्या हाल कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट का? बेंचेस तो जजों को आपस में लड़ा दिया है, बिल्कुल ही वो पार्लियामेंट वाला उखाड़ा बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये मसला नहीं है, मसला असल में दिल जले का है। एक बंदे ने चीफ जस्टिस बनना था, वो नहीं बना, आईनी तरमीम हो गई, और जिसने नहीं बनना था वो बन गया। नहीं, अब मसला ये कि जो नहीं बना वो उसको चाहिए था कि यार अब मैं नहीं बना तो मैं चलो घर चला जाता हूँ, लेकिन उसको भी यहाँ बैठ के जो है सुकून नहीं मिल रहा। अब वो बार बार कहता है कि 26वीं आईनी तरमीम का रिव्यू मैंने करना। मसला ये ना कि अब वहाँ पे भी एक फॉर्म 45 का चीफ जस्टिस है और एक फॉर्म 47 का चीफ जस्टिस। अब हकीकत ये है कि भाई आईनी तरमीम हो गई है, अब आप उसको मानने के हो गई, अब आप कहते हैं कि जो आईनी बेंच का काम है वो मैंने कर देना है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये वो जो दिल जला, जिसका दिल जो है वो जब वो जलता है तो वो कोई ना कोई वो चुटकी काट देता है या कोई उसका दिल करता है कि मैं भी आईन ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये फॉर्म 45 के दिल जले हैं या फॉर्म 47 वाले दिल जले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें तो जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, जो भी मिला है, जितना भी मिला है। मैंडेट कौन सा मिला है? देखिए वो तो अब ये अदालतों के पास जाके जैसे भी करेंगे, लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पता नहीं भौचाल आ गया, कुछ नहीं आया, नहीं होगा, आप होने ही नहीं देंगे। नहीं, वो हमने क्या देखे, एक और तरमीम ले आएंगे। जो लोग हजम ही नहीं कर रहे कि आईन जो है आईनी तरमीम हो गई, उनको हजम हो जाएगी। जी मेहरबानो, आप हजम नहीं कर पा रहे। नहीं, आईनी तरमीम क्या हजम करें, हमें तो 17 सीटों का मैंडेट नहीं हजम हो रहा, पता नहीं इन्होंने कैसे हजम कर लिया। 5 साल गुजर जाएंगे, देखिए मैंडेट की ये बहुत मैंडेट की बहुत बातें करते हैं। मैंडेट तो आपको अवाम ने दिया नहीं राणा साहब, माजरत के साथ। और अगर आपको पूरा यकीन होता कि आपका मैंडेट जो है वो जाली नहीं है, वो फरेब पर मबनी नहीं है, तो आप 1 साल से जो ट्राइब्यूनल्स को जिस तरह गैर फाल बनाया गया और जिस तरह वहां पर भी जो इलेक्शन कमीशन का एक एटीट्यूड रहा है, तो वो ना होता। रिजर्व सीट्स भी जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी आपको बड़ी फिक्र है, उन्हीं का ऑर्डर है, उसकी भी नफी ना की जाती, उसको भी इंप्लीमेंट किया जाता, रिजर्व सीट्स भी पीटीआई को दी जाती और इस तरह के मामला आगे बढ़ते। मगर क्योंकि दिलों में खोट है, नियत में खोट है, दाल ही पूरी काली है, तो इस तरह के हरबे तो अपनाए जाएंगे। देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम ने किया है, अव्वल तो एक मैंडेट के बगैर पार्लियामान ने इस तरमीम को ये सामने पेश किया, उसके बाद जो ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गया, तो इसकी इखलाकी और आइन और लीगल कानूनी बुक्कत क्या है वो तो वक्त ही बताएगा और ये अनरावल भी जरूर होगी। मगर इस तरमीम के जरिए इन्होंने जो मंतक दिया था कि हम एक आईनी बेंच बना रहे हैं पेंडेंसी को खत्म करने के लिए, हमने तब भी ये खदशा जाहिर किया था कि जिस तरह की ये आईनी बेंच बना रहे हैं, ये एक और लेयर ऐड कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस में, जिसमें और भी या एक तसादुम भी होगा जुडिशरी के अंदर जो हम देख रहे हैं, और दूसरा और भी डिलेज होंगे इंसाफ के निजाम में जो कि हम देख रहे हैं। जब से आईनी बेंच बनी है, कौन सी पेंडेंसी कम हुई है? ठीक है, मेरे ख्याल में चीजें ज्यादा उलझ गई हैं। ये एंड गेम क्या लग रही है? चीफ जस्टिस भी अब कमरा अदालत में तो नहीं बैठ रहे, चेंबर वर्क कर रहे हैं, और एक रजिस्ट्रार ऑफिस का मुलाजिम भी मुअत्तल कर दिया गया है।
तो ये क्या हो रहा है? देखें, अब तो क्योंकि 27 तारीख आईनी बेंच जो है वो इस मामले को देख रहा है, 26वीं तरमीम का। अब देखना है कि वहाँ जो पिटिशनर हैं वो कहेंगे फुल कोर्ट, क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन को मामला रेफर करेगा या नहीं, ये अब सवाल है। और उससे अंदाज़ा होगा कि जजेस का मूड क्या है, जजेस किस तरफ जा रहे हैं। अगर फुल कोर्ट बनता है सिचुएशन डिफरेंट होगी, और अगर कहा जाता है कि नहीं हम ही जो बेनिफिशियरी हैं और हम ही एग्जामिन करेंगे, फिर चीज़ें। अच्छा, ये जैसे मंसूर अली शाह ने कस्टम वाले केस में एक बड़ा अहम आईनी नुक्ता सवाल उठाया है, तो ये जो बाकी जजेस हैं जो बाकी बेंचेस में बैठे हैं उनके सामने भी तो ऐसे ही मामूल के केसेस हैं। क्या हर केस के अंदर बुनियादी आईनी हकूक का मसला नहीं होता? और क्या सुप्रीम कोर्ट को यूँ तकसीम किया जा सकता है कि ये जज जो है बुनियादी हक दे सकता है और ये जज जो है बुनियादी हक नहीं दे सकता? क्या इस तरह की तकसीम की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 आ रहा है। मेजॉरिटी 26वीं तरमीम को पसंद नहीं कर रही और वो समझते हैं कि इसको रिवर्स होना। टाइमिंग पे मसला है। कुछ जजेस जिस तरह वो समझते हैं कि डिले ना किया जाए, एक तरफ कोर्ट पैकिंग हो रही है, हमें अभी जाना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे फैसले ही नहीं मान रही, हम क्या सारी अथॉरिटी हमारे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा वेट करें। तो अब ये जो तजब्जुब है कि हमें वेट करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं अभी जाना चाहिए, ये मामला आ रहा है। अदरवाइज जब ये केस लगेगा और लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो देखिएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। देखें, वो वकला जो हैं फुल कोर्ट के अलावा भी आईनी बेंच के सामने रजामंद होंगे दलाइल देने के लिए, और फिर क्या वाकई लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी? क्या पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त जो हैं 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ इस केस के जो समाअत है वो देख सकेंगे? और क्या जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, क्या वो अपना कुछ खसूसी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए ये बराह रास्त नशियात की सहूलत फ़राहम कर पाएंगे? कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।